चलिए सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। देखिए आज कुछ थोड़ी सी समस्याओं के कारण हम लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, तो अभी स्टूडियो वगैरह चेंज करके हम लोग कनेक्ट किए हैं, बट क्लास तो लगेगी। देखो हमारा टारगेट ये है कि हाँ 5-10 मिनट में ऊपर नीचे हो गया किसी कारण बस, और लेकिन आपका क्लास लगेगी, क्लास तो रेगुलर लगेगी, क्लास में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएं। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आशीष जी, अविनाश जी, सौम्या जी, गुड मॉर्निंग सभी को। उन्नति जी, यमुना जी, अविनाश जी, सभी को गुड मॉर्निंग। भारती जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखो ये करंट अफेयर्स आपके जो रिसेंट में पेपर होने वाले उसके साथ भी हमने जोड़ दिया है। अब कुछ करंट अफेयर्स आपका एमपी से भी जुड़ा रहेगा, जिसमें हम 5 से 10 मिनट उस पर भी बात करेंगे, और टॉप 10 करंट अफेयर्स का हमने नाम दिया है, तो ये आपके लिए एकदम इनोवेटिव रहेगा। चलिए स्टार्ट करें हिना खान। चलिए देखिए ये आपकी पूरी शेड्यूल है। 7 बजे आपका करंट अफेयर्स है, उसके बाद 8 बजे आपकी पॉलिटी है, फिर जब आप आगे बढ़ेगा तो 9 बजे आपका मैम का फिजिक्स केमिस्ट्री का लगता है, संविदा वर्ग का। हिंदी आपका 10 बजे, फिर आपका 11 बजे साइंस ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल जो आप पूछा जाता है, और 12 बजे जो है इंग्लिश की क्लासेस है। तो बैक टू बैक आपके लिए ये पूरा पैक है 1 बजे तक। फिर 2-3 बजे से आपका फिर जो शुरू होगा, तो रात में लगभग 12 बजे तक हमारी क्लासेस चलती है। हाँ जी गुड मॉर्निंग। और ये रोजाना आपका पूरा शेड्यूल है क्लासेस का, बिल्कुल आप लोग महा मैराथन डेली आपका लगने वाला है 5 से 8 के बीच में। 3 घंटे में पूरे 120 क्वेश्चन का आपको रिसर्च करा दिया जाएगा, और बहुत ही शानदार तरीके से ये पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके बाद 120 क्वेश्चन का आपके पास संविदा वर्ग का, पेडागोजी, मैथ्स, ये भी आपको लेके आए हैं सर। चलिए तो बैंक की बैच अगर लेना हो तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब ये एप्लीकेशन पर। माइंड फॉर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहां पर पूरा मिल जाएगा। और अभी केवल 999 में कोर्स हमारा अवेलेबल है। उसके बाद एसएससी फाउंडेशन बैच जो है आप ले सकते हैं सीजीएल का, ये भी अवेलेबल है 999 में। और बैंक मैथ्स रीजनिंग दोनों का आपका अवेलेबल है 999 में। आपका व्यापम का बैच भी आप ले सकते हैं। चलिए तो फिलहाल हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर गेटिंग लेट। ठीक है, और इसीलिए हमारे पास जो है विश्व होम्योपैथी के अवसर पर नई दिल्ली में वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन जो किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? नई दिल्ली में जो आपका वैज्ञानिक सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया, श्री अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और इसमें मेन है कि आपके पास विश्व होम्योपैथिक की बात करते हैं। अमित शाह नहीं, ये आपके हैं वाइस प्रेसिडेंट, भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उपराष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट, और उनका नाम है जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, जगदीप धनखड़, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ओंजा जिले के सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो होस्ट किया गया, ये किसके द्वारा होस्ट किया गया? तो ये अमित शाह जी के द्वारा वाइब्रेंट जो होस्ट किया गया ये ग्राम। और इसका मेन लक्ष्य या टारगेट ये होता है, इसके जरिए गांव-गांव तक क्या करना, जो बॉर्डर एरिया होता उसको कवर करना, और इसी के लिए इसे लॉन्च किया गया। क्योंकि चाइना से सटा हुआ जो अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर होते हैं, वहां पर आईटीबीपी के जवान तैनात होते हैं, और उन्हीं को लिए ये लाया गया। ठीक है, हाँ जी क्लियर है सबको? हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उन्नति जी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में नवीनतम जनगणना डेटा जारी किया है, जिसमें 2018 का 2967 से 4 वर्षों में बाघों की जनसंख्या कितनी हो गई है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पहली बार बाघों की जो सर्वे जो स्टार्ट किया गया था 2006 में, ये बाघों का सर्वे स्टार्ट हुआ था, और उस समय मात्र 1411 हमारे पास टाइगर थे। फिर उसके बाद 2010 में हुआ, फिर 2014 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, और 2018 में 2967 टाइगर अपने पास थे। और 2022 में जो आपके पास रिपोर्ट दिया गया है, इसमें 3167 हमारे पास टाइगर आ चुके थे। ये हमारे पास जनसंख्या में 200 टाइगर की वृद्धि हुई है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। और इसका कहां पर शुरुआत की गई थी? बांदीपुर। और बांदीपुर कहां पर है टाइगर रिजर्व? तो ये आपका कर्नाटक में, कर्नाटक के बांदीपुर में इसको स्टार्ट
किया गया था। तो बिल्कुल आप लोग इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग बात करते हैं। अगला बोला गया लंदन स्टेट टाइम आउट द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण के अनुसार किस शहर को विश्व पर सर्वश्रेष्ठ पब्लिक मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको दिया गया था, स्थान मिला पहले नंबर पर। और पहले नंबर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्थान मिला है वो मिला है भाई साहब किसको, तो ये मिला बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन को मिला है पहले नंबर पर। और दूसरी चीज मैं और एक चीज बता दूं, इसमें भारत की एक शहर शामिल है, और वो कौन सा है जिसको 19 नंबर पर मिला है, वो है मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 90 नंबर पर मिला है। उसके बाद अगर आप बात करिएगा दूसरे नंबर पर चेक रिपब्लिक का जो है, चेक गणराज्य बोलते हैं, चेक गणराज्य का प्रागवे है। और तीसरे नंबर पर जापान की टोक्यो है। तो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जापान की टोक्यो भी सबसे ज्यादा फेमस है। और जहां पर 2020 का ओलंपिक हुआ था, ये कहां हुआ था, टोक्यो में हुआ था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। चलिए आगे की ओर बढ़े। हाँ जी, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश 13 से 15 अप्रैल 2000 वैशाखी महोत्सव का जो आयोजन किया जाएगा, मतलब आज से ही वैशाखी पर्व जो महोत्सव मनाया जाता है फेस्टिवल, और ये कहां पर मनाया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर। और आपको पता है कि J&K जम्मू कश्मीर में डल झील का आपने नाम सुना होगा, डल झील जो सबसे ज्यादा फेमस है, भारत का पहला जो फ्लोटिंग जो तैरती हुई, फ्लोटिंग मतलब होता है तैरती हुई, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो बना है, तो ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहां बना है, तो जम्मू कश्मीर में बना है। तो जम्मू कश्मीर के अभी कौन है, मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जी कौन है, ये वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। ठीक है, तो मनोज सिन्हा कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है किसके, तो जम्मू कश्मीर के। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर राजधानी कहां पर है, श्रीनगर। और ये हमारे यहाँ भी क्या है, समर कैपिटल बोलते हैं, गर्मियों के दिन में गर्मियों का कैपिटल श्रीनगर को बोला जाता है। और ठंड का कैपिटल, विंटर का कैपिटल बोला जाता है जम्मू को, ये याद रखिएगा। और अभी हाल ही में टूलिप गार्डन का भी उद्घाटन कहां पर किया गया, जम्मू कश्मीर में किया गया। डोगरी भाषा में संविधान को जो अभी रिलीज किया गया 3rd संस्करण, वो भी कहां पर लाया गया, जम्मू कश्मीर में, डोगरी भाषा और संविधान का उसका पूरा संस्करण लाया गया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सचिन जी। चलिए, भारतीय विशिष्ट पहचान जिसको बोलते हैं UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अभी हाल ही में यहां पर कैप्चर करने के लिए, बायोमेट्रिक कैप्चर करने के लिए किस IIT के साथ मिलकर इन्होंने टाई अप किया, तो मैं आपको बता दूं ये है IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे के साथ मिलकर हमारा क्या हुआ, टाई अप हुआ। ठीक है, सेशन को आप लोग जल्दी से फटाफट आप अच्छे से इसको लाइक कर दीजिएगा। जो लोग जुड़े हैं सबसे पहले सेशन को लाइक करें। दूसरी चीजें, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। माइंड4 एकेडमी आपके लिए पूरा तत्पर है, और माइंड4 TT भी स्पेशल चैनल चल रहा है। चलिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं। बेहतरीन, अभी हाल ही में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर में 28 और 29 तारीख को यहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा फूड कॉन्क्लेव। और फूड कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी कौन सा शहर में किया जा रहा है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत फेमस है, क्योंकि भारत को खाने पीने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि अगर फॉरेनर भी हमारे यहाँ अगर आए थे, विदेशी आक्रामक जो आए थे हमारे देश में पहली बार, तो वो भी केवल आए थे बिजनेस के लिए, और उसमें स्पाइस का नाम मसाले के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। और इसीलिए बिजनेस भी सबसे बड़ा खाने पीने के लिए भी जाना जाता है। उसमें भी अगर जहां से मैं लाइव हूं, इंदौर मध्य प्रदेश, जो आर्थिक राजधानी, यहाँ सबसे ज्यादा खाने पीने के लिए फेमस है पोहे जलेबी। आप पोहे जलेबी खाओ सुबह सुबह, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। लोग मतलब सोने से पहले भी पोहा और उठने के बाद भी पोहा, जब मन करे तब बना लो, क्योंकि कम समय में बहुत प्रोडक्टिव है। लगभग हजारों टन पोहे जो है खा जाते हैं। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, हैदराबाद में। तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया फूड कॉन्क्लेव का। और हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की, तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना की राज्य, और कौन है वहां के CM, KCR, के चंद्रशेखर राव बोलते हैं। तो के चंद्रशेखर राव क्या है, तो इसके लिए ये यहाँ के CM है। और तमिली साई, तो तमिली
तो तमिलिसाई सुंदरराजन। तो तमिलिसाई सुंदरराजन कौन है? यहाँ की गवर्नर है। तो ये आप जरूर आप नोट कर लीजिएगा। तो केसीआर के चंद्रशेखर राव जो सबसे ज्यादा फेमस है, और ये कौन है? मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश के, सॉरी तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तो फूड कॉन्क्लेव अभी कहाँ होगा? हैदराबाद में। और ये किससे सेपरेट हुआ था? तो 2014 में ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था 2014 में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फूड कॉन्क्लेव में आपको सबसे पहले यहाँ जो दिखाया जाएगा, यहाँ पर एक तो आपके पास सबसे फेमस होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम सुना होगा। और ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे आप लोग बोलते हो हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किसके नाम से फेमस है? तो हरित क्रांति हम लोग कृषि किसके लिए जाने जाते हैं? कृषि के लिए जाने जाते हैं, कृषि के लिए। और उसके बाद यहाँ पर जो आयोजन किया जाएगा, जिसमें कृषि के लिए मतलब जो फूड होते हैं, खाने पीने की वस्तु, उसमें से जो क्रांति चली थी हमारे देश में, अलग अलग क्रांति चली थी। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन आपके लिए किसके लिए चलाए गए थे? व्हाइट रिवॉल्यूशन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जो हमारा सफेद क्रांति है, तो सफेद क्रांति किसके लिए चली थी? तो ये चली थी दूध के लिए। तो दूध के लिए हमारे यहाँ सफेद क्रांति चली थी। और इसको हम लोग वर्गीस कुरियन जी का आपने नाम सुना होगा, वर्गीस कुरियन। और वर्गीस कुरियन जी को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और MS स्वामीनाथन का नाम सुना होगा, जिनको ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक बोलते हैं भारत में, MS स्वामीनाथन। और इन्होंने इसके लिए सबसे ज्यादा आए थे। ठीक है, और इसको आप अच्छे से लेके चलिएगा। जो जो चीजें मैंने आपको बोला बस अच्छे से नोट कर लियो। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। हाँ जी, सेशन को सभी लोग लाइक करें, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलो तो अगले की ओर बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि अगला हमारे पास क्या है। देखो आज बहुत सारे न्यूजों का कलेक्शन है, आप बस तैयार रहिए। ठीक है, बहुत सारे कलेक्शन है न्यूज के। ठीक है, हाँ, हरित क्रांति कृषि के लिए जाना जाता है। ठीक है, और पीली क्रांति हम लोग किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये भी आप याद रखिएगा। पीली क्रांति होती है, नीली क्रांति भी होती है, सब अलग अलग क्रांति हम लोग मनाते हैं। ठीक है, पीली और नीली दोनों क्रांति हम लोग लेके चलते हैं। पिंक, तो आपके पास ये मीट और पोल्ट्री के लिए पिंक, पिंक रिवॉल्यूशन आपको पता होगा। गुलाबी क्रांति पिंक के लिए किसके लिए है? तो आपने मीट और पोल्ट्री के लिए, मीट और पोल्ट्री के लिए हमारा पिंक है। और उसके बाद एक्वा कल्चर के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन, मत्स्य पालन के लिए, मछली के लिए इसको बोलते हैं एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर के लिए क्या है? तो ये मछली पालन, इसको बोलते हैं मत्स्य पालन। और मत्स्य पालन के लिए हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन है। तो ये फूड का बहुत बड़ा कॉन्क्लेव लगाया जा रहा है। ये कहाँ लगाया जा रहा है? तो आपका हैदराबाद में। चलिए, सरकार ने कौशल भारत मिशन, अभी सरकार की एक चला है जिसका नाम ही है कौशल भारत मिशन। और कौशल भारत मिशन के तहत भारत सरकार एक योजना लेके आई है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिस। और नेशनल जो हमारे पास अप्रेंटिस जो होंगे, अप्रेंटिसशिप जो कराई जाएगा आयोजन, ये मेला लगाया जाएगा। और ये मेला हमारा कहां पर आयोजन किया जा रहा है? और अंडर जो स्किल इंडिया मिशन के तहत उनको कौशल विकास किया जाएगा और पूरी तरह से उनको ट्रेंड किया जाएगा। तो ये जो मिशन हमारे देश में चलाया जा रहा है, इस मिशन का मेन लक्ष्य क्या है, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये मेन गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, जिसके तहत इन्होंने क्या कर दिया, पूरा ये लेके चलेंगे। इनका मेन टारगेट क्या है कि स्किल इंडिया मिशन के तहत जो स्टेट या लोकल लेवल पर जो उनको जॉब को क्या करना, प्रोवाइड करना। हाँ जी, सेशन को सभी लोग याद करिए, लाइक करते जाइएगा। और इसकी शुरुआत अभी कहाँ की गई है? उधमपुर। तो मैं आपको बता दूं, ITI कॉलेज है जो प्रधानमंत्री का, जिसको हम बोलते हैं PM NAM के नाम से जाना जाता, PMNAM के नाम से जाना जाता, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन, जो चलाया जा रहा है, इसके लिए जाना जाता है। और उधमपुर में इसकी शुरुआत की गई है। तो वहां पर ITI जो है उधमपुर, और यहीं पर इसको जो है शुरुआत किया गया। ITI उधमपुर में इसकी शुरुआत
की गई है। तो ये आप याद रखिएगा कि सरकार ने जो कौशल भारत मिशन के तहत जो लाया, ये सबसे ज्यादा जाने मेला, जिसके तहत हजारों लोगों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, और जिस फील्ड में जो जाना चाहता है उसके लिए इसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो इसका स्लोगन है सशक्त भारत, कौशल भारत, सशक्त भारत। तो अप्रेंटिस मेला जो लगाया जा रहा है, इसमें पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। चलिए अगला बोला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फ्रंट रनर श्रेणी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI, तो स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, और स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स की बात करते हैं, 2021-22 का ये रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि बताइए कौन सा राज्य है जो इस सूचकांक में सबसे शीर्ष नंबर पर होता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा राज्य है जो पहले नंबर पर रहेगा। हाँ जी, तो ये आप एवरेज लगाइए, ऐसा कौन सा राज्य होगा जिसमें हमेशा ये टॉप पर होगा। और याद रखिएगा एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में हमेशा एक राज्य ऐसा होता है जो टॉप पर होता है, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है सबसे टॉप नंबर पर है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में जो आंध्र प्रदेश है ये नंबर 1 पर। और आंध्र प्रदेश की बात जब करते हैं तो जगन मोहन रेड्डी YSR जगन मोहन रेड्डी जो हैं, ये कौन है, हमारे यहाँ के वहां के CM YSR जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। और ये जो है सबसे ज्यादा फेमस है। विजयवाड़ा आपने नाम सुना ही होगा, वहां की राजधानी है, अमरावती भी कैपिटल है। तो आंध्र प्रदेश जो है नंबर 1 पर है। और एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में ये पहले नंबर पर। टॉप 5 अगर राज्यों की सूची हम निकालें तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है। तो इसमें आप टॉप 5 राज्यों का नाम लिख सकते हैं। सबसे पहला आंध्र प्रदेश है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद केरल है, तीसरे नंबर पर राजस्थान है, चौथे नंबर पर राजस्थान है जिसका एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में टॉप नंबर पर आता है। और चौथे नंबर पर जब जाएंगे 5वें नंबर पर तो तेलंगाना है। अब सोचिए तेलंगाना जो है ये 5वें नंबर पर। देखा जाए तो साउथ के जो 4 राज्य हैं इनके टॉप 5 में सूची में ये आते हैं। एक राजस्थान यहाँ पर आया, तो इसमें एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में ये हमेशा टॉप लेवल पर होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, और ये रिपोर्ट जारी की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े। तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग बात करते हैं। ये थोड़ी सी क्लिक होने के बाद जो है ये आपको, तो एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में जो है मतलब पहले नंबर पर है सेशन को सभी लोग एक बार लाइक कर दें, ठीक है। चलो, तो ये इसमें आपके पास मैंने 5 राज्यों के नाम दे दिए, जिसमें से आपको बहुत ही शानदार परफॉर्मिंग अगर बोला जाता है तो ये 4 राज्य तो यही है पूरे, और ये राजस्थान है जो हमेशा ये टॉप पर रहता है। तो 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, राजस्थान और तेलंगाना। और एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में आपको ये रिपोर्ट दिया गया। तो ऊर्जा में अभी आपके पास क्या 60+ पॉइंट जो है फ्रंट रनर में इनको मिला है। अगला वाला एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर। और अभी हाल ही में एस जयशंकर जी के द्वारा इन्होंने लॉन्च किया तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी। तो वाराणसी का सेम इसी तरह कॉन्सेप्ट जो है ये कहां पर लॉन्च किया गया है और किस शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है और किस देश में इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये है भाई साहब युगांडा, और युगांडा देश में इसकी शुरुआत की गई है।
और इसी तरह से ये भारत जो है उसके साथ मिलकर जो एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर होते हैं इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और एक्चुअल में ये एक तरह से नॉन अलाइज मूवमेंट होता है, ठीक है। ये जो कल्चरल फेस्ट लगाया जाता है नेम, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन अलाइज्ड मूवमेंट होता है, और इसी के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो युगांडा जो देश है ये यहां पर आपका पूरा शुरुआत किया है। तो याद रखिएगा यहां पर एक जिस तरह से वाराणसी में हम बनाते हैं उसी तरह इनके देश में भी वहां पर तुलसी घाट का निर्माण किया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिस तरह से आपने जापान का नाम सुना होगा, वहां पर क्योटो प्रोटोकॉल होता है, और वाराणसी को क्योटो प्रोटोकॉल मतलब क्योटो जैसा शहर जैसा वाराणसी को बनाया जाएगा, इस तर्ज पर बनारस को डेवलप किया गया। तो उसी तरह क्या होता है हमारे शहर भी, मतलब अगर किसी विदेशी को पसंद आते हैं तो वो भी अपने यहाँ इस कुछ कल्चरल को डेवलप करते हैं। तो युगांडा की अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है कंपाला। युगांडा की कैपिटल जो है यह है कंपाला, और शिलिंग जो है यहाँ की क्या है, करेंसी। युगांडा जो शिलिंग है यहाँ की क्या है, करेंसी है। और ये बहुत कम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। बोला गया प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग, बहुत फेमस है भाई साहब, लिख लेना इसको। प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को अभी जीआई टैग मिला है। तो बताइए गोंड पेंटिंग जो है ये कहां का, गोंड पेंटिंग को जो अभी जीआई टैग मिला है, तो ये जीआई टैग जो मिला है ये कहां पर मिला है और किस राज्य में सबसे ज्यादा फेमस है गोंड पेंटिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत फेमस है भाई साहब गोंड पेंटिंग, जो सबसे ज्यादा फेमस है। और यहां पर जो है इनको दिया गया किसके लिए, तो खास करके और ये मध्य प्रदेश का पेंटिंग है गोंड पेंटिंग, जो सबसे ज्यादा फेमस है। और अभी हाल ही में जीआई टैग की सूची में ये फिर से शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग के लिए जाना जाता है। और आपका ये एक तरह से देखा जाए तो यहां पर गोंड पेंटिंग के लिए ये सबसे ज्यादा चर्चे में इसलिए है क्योंकि इनको अभी जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग आपको पता है कि नेचुरल प्रोडक्ट के ऊपर भी मिलता है, कुछ सांस्कृतिक अगर कल्चरल हमारा होता है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। और मध्य प्रदेश में ये अभी गोंड पेंटिंग चित्रकला को दिया गया है, और ये चित्रकला अभी सबसे ज्यादा फेमस है। तो याद रखिएगा गोंड चित्रकला दिया गया, जो ट्राइबल एरिया में ये सबसे ज्यादा फेमस है। तो याद रखिएगा ये हस्तकला के लिए ये जाना जाता है गोंड पेंटिंग, ठीक है। क्लियर है सबको। और गोंड ट्राइब्स जो है ये गोंड ट्राइब्स होते हैं जनजाति जो अलग अलग राज्यों में भी रहते हैं, और मध्य प्रदेश तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, ये सबसे ज्यादा फेमस है। जिस तरह से बिहार के मिथिला पेंटिंग फेमस होता है, उसी तरह मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को अभी दिया गया है किसके लिए, शिल्प कला के लिए, मतलब बेस्ट क्राफ्ट के लिए इनको दिया गया, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर बढ़े। तो मैं आपको बता दूं जीआई टैग, तो जीआई टैग हमारे बीच में कब आई थी पहली बार, तो 1999 में इसका एक्ट बना था। और 1999 में जब इसका एक्ट बना तो सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक करें, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, नॉन अलाइज मूवमेंट, ठीक है। अब आपके पास 1999 में जब ये एक्ट बना था 1999 में, तो ये जीआई टैग भौगोलिक संकेत जो है किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा इसको जो है इसमें लिस्ट किया गया था, जिसको वर्ल्ड ट्रेड बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन, WTO। और उसके बाद जो है इसे 2003 में पहली बार इसकी स्थापना की गई थी जीआई टैग का। और 2003 में स्थापना के बाद पहली बार 2004 और 2005 में किसको मिला था, तो आप इसको जरूर एक बार नोट करिएगा,
तो दार्जिलिंग की चाय को मिली थी। दार्जिलिंग की टी को मिला था 2004-5 में, ये सबसे ज्यादा फेमस है। जीआई टैग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और 1999 में ये इसका एक्ट बना था और 2003 में इसकी जीआई टैग की स्थापना की गई थी और आज हर राज्य में है। तो मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के कुछ दिन पहले आपने मुरैना का गजक का नाम सुना ही है। तो मुरैना का गजक जो इसमें जीआई टैग में रखा गया और उसके बाद एक आपने यहाँ का आम सुना होगा, रीवा का। रीवा का आम भी बहुत ज्यादा फेमस था। तो ये सारे किसके लिए फेमस हुए थे? जीआई टैग के लिए। तो आप जीआई टैग में अभी नगरी दुबराज राइस जो है छत्तीसगढ़ का है और मिर्च, उसके बाद मिर्च राइस जो है ये कहां? बिहार का मिर्च राइस है, वेस्ट चंपारण का, जिसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद कांगड़ा टी कहां की है? हिमाचल प्रदेश को, जिसे जीआई टैग मिला है। उसके बाद तंदूर रेड ग्राम कहां का है? तो तेलंगाना का, इनको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद एप्रिकॉट कहां के हैं? लद्दाख के, इनको भी जीआई टैग मिला। और असम के गमछा को भी मिला, जो आप गले में पहनते हैं। ये सारे जीआई टैग आपको दिया गया। चलो अगला बोला गया, बताइए अभी हाल ही में स्टेट हैड हाईएस्ट यूटिलाइजेशन टू द रिलीज फंड रेशियो ऑफ एमपी लेड्स। अब एमपी लेड्स होता क्या है भाई साहब? तो ये एक स्कीम होता है। एमपी लेड्स एक हमारा स्कीम होता है और इसे फाइनेंशियल ईयर 2023 में स्टार्ट किया गया था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में एमपी लेड्स जो होता है ये हमारा एक क्या होता है? क्लियर है सबको? सेशन को एक बार लाइक जरूर करिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। और एमपी लेड्स का फुल फॉर्म आप लोग जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके तहत इनके होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। डेवलपमेंट स्कीम, ये स्कीम उन सभी एमपीज के लिए चलाया गया जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस जगह से वो चुनाव जीतते हैं। और अभी ये जो जारी किया गया है अनुपात, सबसे अधिक अभी बताइए किस राज्य का अनुपात है जो अपने फंड यहां पर खर्च करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, बेस्ट यूटिलाइजेशन में अगर जिसे मिला है वह है गुजरात। और गुजरात के वहां पर जितने भी होते हैं एमपीज, वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के लिए वहां पर क्या करते हैं? खर्च करते हैं। क्लियर है? सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जब लगभग बोला जाता है कि यहां पर 64 करोड़ का अलोकेशन हुआ था और वहां पर सभी सांसदों ने वहां पर खर्च किए थे। तो ये अपने आप में एक सराहनीय है कि आपको अगर इस स्कीम के जरिए अगर आप वहां पर अपने क्षेत्र में अगर लोकल क्षेत्र को अगर डेवलप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसी के लिए ये पूरा आपको रिपोर्ट दिया गया था। याद रखिएगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन, सबसे अच्छे तरीके से अगर कहीं यूटिलाइजेशन हुआ है तो वो हुआ गुजरात में। तो ये आप जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर सारी चीजें यहां पर देखा जाता है। उसके बाद देखा जाए तो फंड रेशियो में फिर झारखंड है, कर्नाटक है, केरल है, ये सारे लोग यहां पर क्या है? इंक्लूड है, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर बढ़े। तो अगला हमारे पास न्यूज है, ये कैसे काम करता है? तो काम करने का सबसे पहले एमपी लेड वर्क्स कैसे करता है? तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या कहता है? रिकमेंडेड किया जाता है काम को, उनको काम दिया जाता है और उसी काम की जो है यहाँ पर सूची तैयार की जाती है। इनको क्या किया जाता है? यहाँ पर लोकल कार्य किया जाता है उनके जरूरत के अनुसार। और उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है वहां पे डिप्टी कलेक्टर को, जो कलेक्टर वहां के होते हैं उनको वहां पर क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और कलेक्टर का काम होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी एमपी लेड्स के तहत इनको फंड मिला है वो कहां पर खर्च करे? दो भागों में। एक तो सबसे पहले जो हमारा कंप्लीटेड ऑन द ऑन गोइंग, जो पहले से ही प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट करना, और दूसरा वहां के नागरिक जो है उसको आरटीआई के थ्रू उसको बताना कि क्या स्टेटस है वहां का, तो आरटीआई भी लगा के देना।
उसके बाद जैसे यहाँ पर होता तो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिस्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन विभाग होता है, तो एमपी लेड पॉलिसी के तहत 5 करोड़ जो है एनुअली रिलीज करती है। अब आप सोचिए, इस योजना के तहत हर सांसद को 5 करोड़ दिया जाता है और इसे 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है और डायरेक्ट इसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है इसको इस्टेब्लिश करती है और मॉनिटरिंग करती है। अब सोचिए, अगर कोई भी सांसद ईमानदारी से अगर उसे हर साल 5 करोड़ रुपए मिलता है तो 12 पंचे 60 करोड़ होता है। तो अब सोच सकते हैं 60 करोड़ अगर उसके संसद क्षेत्र में कार्य कर ले तो सोचो कितना तरक्की हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खा पी जाते हैं पूरा। अगला बोला गया, बताइए अभी हाल ही में अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी फ्लैग ऑफ किया है भारत वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी जयपुर रेलवे स्टेशन से कहां पर इसको जारी किया गया है, तो ये मैं आपको बता दूं, इसे दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर इसे चालू किया गया। कहां पर? दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। तो आप इसको एक बार जरूर नोट कर लें। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के साथ इनका फ्लैग ऑफ हुआ है और ये मान के चलिए वंदे भारत का कितने नंबर की ट्रेन है, तो ये है 14th नंबर का ट्रेन है। 14th नंबर का ट्रेन है जो वंदे भारत को चलाया गया। 14वें नंबर की ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था। इसे हम लोग बोलते थे T18 के नाम से भी ये जाना जाता था। और 14वें नंबर का ट्रेन जो है लॉन्च किया गया है, इसको कहां से? दिल्ली कैंट। कहां से? जयपुर से। तो मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं, आप चाहे तो इसको अपडेट कर लो। एक तो हमने टॉप 4 को रख दिया और एक आखिरी में जो अभी लॉन्च हुआ। तो 11वें नंबर का आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा कितने नंबर का वंदे भारत एक्सप्रेस, जिनका पीएससी का एग्जाम है भाई साहब वो भी अपडेट कर ले, कितने नंबर का वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, मतलब सीधी सी बात है भोपाल मतलब मध्य प्रदेश से नई दिल्ली की ओर चलिए, तो वो 11वें नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस थी। 12th नंबर का सिकंदराबाद से तिरुपति और 13th नंबर का चेन्नई से कोयम्बटूर के लिए और 14th नंबर का ट्रेन जो है दिल्ली से जयपुर। और अब जो है ट्रेन इतने बन चुके हैं वंदे भारत, इन्होंने पूरी तरह से तैयार कर दिया। हो सकता है 100, इनका टारगेट है 100 ट्रेन को लॉन्च करना और 100 ट्रेनें हर शहर में इसे दिया जाएगा। ये भी काफी सराहनीय है। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी दिल्ली से वाराणसी के बीच में और दूसरी जो लॉन्च किया गया था दिल्ली से कटरा के बीच में और तीसरी गांधीनगर गुजरात से महाराष्ट्र मतलब मुंबई के बीच में और हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के बीच में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला गया बाघ देश में बाघ जनगणना पर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें ध्यान से सुनिएगा, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार एक टाइगर रिजर्व जो जिसको हम बोलते हैं सुलेहवा वन्य जीव अभ्यारण्य एक नया क्षेत्र है जहां पर पहली बार बाघों का फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किए गए। तो ये बताइए किस राज्य में है भाई साहब, ये नोट कर लीजिएगा। सुलेहवा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य में जब इसका सर्वे हो रहा था उस वन्य जीव अभ्यारण्य में जो है बाघों को पाया गया था। अब आप सोचिए इस अभ्यारण्य में बाघ वहां पर रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब कैमरे में फोटो क्लिक किया गया, जबकि उसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। लेकिन जब ये जनगणना हो रहा था तो वहां पर जो है जब काउंट किया जा रहा था तो बाघ वहां कहीं ना कहीं आ गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि बाघों की जनसंख्या में ये भी शामिल हो चुका, जबकि पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर कौन है? उत्तराखंड। और अगर इन सभी को अगर हम ऐड कर दिया जाए तो दुनिया का 70% बाघ केवल कहां पर है? भारत के पास है। तो 70% जो बाघ है वो हम खुद अपने पास रखते हैं। तो ये अभी किस राज्य में है भाई साहब? तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सुलेवा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा और इसी के बेस पर ये पूरा चलता है। तो ये जो मैंने आपको पूरा यहां पर बताया है इसको आप एक बार नोट जरूर करना, ठीक है। तो पहली बार यूपी में ये पाया गया तो वहां का दुधवा
राष्ट्रीय उद्यान का आपने नाम सुना होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में ही तो है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और यही कैमरे में बाघों को फोटो को खींचा गया था। तो अभी आपको मैंने जस्ट बोला था हमारे यहाँ बाघों की जनसंख्या जो है 3167 है, जो 2200 से बढ़ चुका है। पहले हमारा 2967 था, जिससे बढ़कर अब हमारा 3167 हो चुका है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद यूपी का सुलेवा जो सेंचुरी है, इसने रिकॉर्ड वहां पर ये आया है। क्लियर है सबको? वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये कहां पर है? यूपी में स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो आपको बाकी चीज तो पता ही है। वहां पर कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, उसे 1988 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। इसे सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था? 1988। और इसीलिए वन्य जीव अभ्यारण्य को संरक्षण देना इनका मेन है। और किस डिस्ट्रिक्ट में भाई साहब? आपने गोंडा डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, तो बलरामपुर रोहना डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये इसको रिकॉग्नाइज किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला गया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2023 और 24 के लिए भारत के सकल घरेलू जो हमारा उत्पाद विकास अनुमान है वो घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? और ये भी आप जरूर एक बार नोट करिएगा। तो इसे घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने पहले फोरकास्ट किया था 6.3%। पहले IMF के अनुसार जो था 6.3% था 2022, 23 और 24 के लिए, और जिसे घटाकर इन्होंने कर दिया 5.9%। तो 5.9% IMF ने इसे घटाकर कम कर दिया। तो याद रखिएगा IMF का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC में इसका क्या है? मुख्यालय। और इसी पर यह पूरी तरह से कार्य करता है। तो इसको आप एक बार जरूर नोट करिएगा। तो वर्ल्ड बैंक हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर, आपका IMF हो गया, ये सभी के अलग अलग रिपोर्ट यहां पर दिए गए। तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा, इसके हेड कौन है? क्रिस्टीलिना जॉर्जिवा बोलते हैं हम इसको। क्रिस्टीलिना जॉर्जिवा है जहां पर ये पूरा कार्य करता है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड बैंक जो है 6.3% से हमारा इन्होंने रिपोर्ट दिया, स्टैंडर्ड एंड पुअर 7% से दिया, IMF 5.9% अभी ताजा रिपोर्ट है, और 2025 के लिए 6.8%। जबकि ADB की हम बात करें 6.4% है, RBI के अनुसार 6.8% है। और ये सारी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है भाई साहब बैंकों द्वारा। ठीक है, क्लियर है सब लोग? सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक करें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर पूरा आपको बता दिया, तो एक बार नोट जरूर कर लें। तो ये सारे सिटी बैंक ने अभी हाल ही में जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जिसको बोलते हैं जायका के साथ इन्होंने अभी सिटी बैंक ने अभी क्या किया? ज्वाइन हैंड किया है। तो इसे को फाइनेंसिंग लोन जो है किस बैंक के द्वारा दिया जाएगा? अब देखो, एक तो सिटी बैंक ये भी बाहर की बैंक है, जायका भी बाहर की बैंक है। तो इसे कोऑपरेशन एजेंसी के साथ जो ये काम करेगी, तो कौन देगा इसका लोन? तो वो देगा इंडसइंड बैंक देगी। कौन देगी? इंडसइंड बैंक के द्वारा इसको फाइनेंस किया जाएगा। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो सिटी बैंक जो है इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर ये कार्य करेगी। हाँ जी शिखा जी, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। मैंने क्या बोला? बस सेशन आप लोग लाइक करते जाइएगा, और करंट अफेयर्स अगर लग रहा है कंटिन्यू लगेगा। ठीक है, बस आप बने रहिएगा। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो क्वालिटी है, और हर तरह का करंट अफेयर्स मैं इसमें आपको समेटता जा रहा हूं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, तो ये मैंने आपको पूरा यहां पर बता दिया है। तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। जितने भी लोग देख रहे हैं बैंक के कोर्स, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो 999 में बैंक के कोर्स को आप ज्वाइन करिए। उसके बाद आपके पास 299 में आपका मैथ्स है, और 299 में आपकी रीजनिंग हो रही है, बिल्कुल आप देख सकते हैं।
और संविदा वर्ग 2 का 999 में हमारी कोर्स है जो अवेलेबल है आपका, और एमपीएसआई का भी 1499 में अवेलेबल है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो बाकी आज का सेशन का मैं पूरा रिपोर्ट बता देता हूं कि आज जो सेशन आपके लिए होने वाले हैं तो वो मैं पूरा दे देता हूं। तो ये आपका आज का पूरा शेड्यूल है। तो आज का शेड्यूल आपके पास पूरी फिक्स है। करंट अफेयर्स डेली सुबह 7 बजे, उसके बाद 8 बजे आपकी पॉलिटी लेके राम सर आ रहे हैं, उसके बाद 9 बजे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री की लगती है, फिर 10 बजे आपका हिंदी है, 11 बजे आपका ईवीएस है साइंस में, और इसी के साथ आपके पास लिखा था, हाँ जी हाँ जी, तभी तो हमने 2-3 क्वेश्चन लिया एमपी का। सौम्या जी, ठीक है, मोनिका जी, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी आपका डेली मैं इसमें ऐड करूंगा, डेली मैं ऐड करूंगा, टेंशन मत लेना। कल से हम 5 टॉप 5 क्वेश्चन हम लेके आएंगे एमपी का, ठीक है, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल हम बता दें। ठीक है, आप टेंशन ना लें, हमें आपसे ज्यादा चिंता है, क्योंकि आप जब यहां पर 1 घंटे रुकते हैं ना, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो चीज प्रोवाइड करें कि ताकि आपको दिखे। पेपर में जाओ देने तो पेपर में दिखे, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना, क्योंकि आपका टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, और जिसने टाइम पर ये काम कर लिया वो तो झंडे गाड़ सकता है। तो याद रखेगा, इंसान वक्त से जाग ही नहीं पाता, और जिस दिन वो अपने वक्त से जाग जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल हम करेंगे और सारी चीज लेके चलेंगे। तो आज का सेशन कैसा रहा बिल्कुल बताएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।